नमस्कार दोस्तों, बीएड फर्स्ट ईयर पेपर सेकंड का यह 13वां वीडियो है। प्रश्न संख्या 5, अधिगम के स्थानांतरण का क्या अभिप्राय है? अधिगम के प्रकारों तथा सिद्धांतों की विवेचना करते हुए शिक्षक की भूमिका स्पष्ट कीजिए। शिक्षा मनोवैज्ञानिकों की मान्यता है कि एक विषय का सीखा हुआ ज्ञान दूसरे विषयों में उपयोगी सिद्ध होता है। व्यवहारिक जीवन में प्रायः देखा जाता है कि किसी एक क्रिया या विषय की सीख दूसरी क्रिया या विषय में उपयोगी या सहायक सिद्ध होती है। इस तथ्य को प्राचीन शिक्षा शास्त्रियों ने भी स्वीकार किया है। उदाहरणार्थ, प्लेटो का मानना है यदि मंद बुद्धि को भी ज्यामिति पढ़ाया जाए तो वह कुछ तेज अवश्य हो जाएगा। जो व्यक्ति ज्यामिति पढ़ेगा वह दूसरों की अपेक्षा सब विषयों के समझने में अधिक प्रवीण होगा। आज के मनोवैज्ञानिक युग में शैक्षिक दृष्टि से सफलता प्राप्त करने हेतु सीखे हुए किसी विषय का उपयोग दूसरे विषय में किया जा रहा है। सामान्यतः अधिगम के स्थानांतरण का अभिप्राय किसी क्षेत्र या विषय का सीखा हुआ ज्ञान दूसरे क्षेत्रों एवं विषयों में उपयोग में लाना। उदाहरणार्थ, गणित की सीख भौतिक व रसायन शास्त्र तथा सांख्यिकी के विषयों में सहायक सिद्ध होती है। इसी प्रकार गणित का सामान्य ज्ञान हम दैनिक जीवन में वस्तुओं के खरीदने में उपयोग में लाते हैं। अधिगम के स्थानांतरण का अभिप्राय मनोवैज्ञानिकों की परिभाषाओं द्वारा और स्पष्ट किया जा सकता है। क्रो एवं क्रो के शब्दों में साधारणतः अधिगम के एक क्षेत्र में प्राप्त होने वाले विचार, अनुभव या कुशलता का ज्ञान या कार्य करने की आदतों का सीखने के दूसरे क्षेत्र में प्रयोग करना ही प्रशिक्षण स्थानांतरण कहलाता है। W.B. कॉल्सनिक के अनुसार स्थानांतरण पहली परिस्थिति में प्राप्त ज्ञान, कुशलता, आदतों, अभियोग्यताओं तथा अन्य क्रियाओं का दूसरी परिस्थिति में प्रयोग करना है। सोरेनसन के शब्दों में स्थानांतरण एक परिस्थिति में प्राप्त किया हुआ ज्ञान, प्रशिक्षण और आदतों का दूसरी परिस्थिति में स्थानांतरित किए जाने का उल्लेख करता है। स्थानांतरण के प्रकार। अधिगम स्थानांतरण को दो प्रमुख प्रकारों में बांटा जा सकता है। नंबर 1, सकारात्मक अधिगम का स्थानांतरण। यदि पूर्व समय में सीखा हुआ ज्ञान, अनुभव या कुशलता नए प्रकार की सीख में सहायक होता है तो उसे सकारात्मक अधिगम का स्थानांतरण कहा जाता है। जैसे साइकिल चलाने वाला व्यक्ति बिक्की या हीरो पुक आसानी से चला लेता है। नंबर 2, नकारात्मक अधिगम का स्थानांतरण। यदि पूर्व समय में सीखा हुआ ज्ञान, अनुभव या कुशलता नए प्रकार की सीख में सहायक न होकर बाधक सिद्ध होता है तो उसे नकारात्मक अधिगम का स्थानांतरण कहा जाता है। जैसे साइकिल का मिस्त्री स्कूटर नहीं बना सकता। स्थानांतरण के सिद्धांत देखते हैं आप। अधिगम के स्थानांतरण संबंधी 4 सिद्धांत अधोलिखित हैं। नंबर 1, मानसिक शक्ति का सिद्धांत। मनोवैज्ञानिकों के अनुसार स्मृति, कल्पना, तर्क, निर्णय आदि मानसिक शक्तियाँ एक दूसरे से भिन्न हैं। इन्हें अलग अलग प्रशिक्षित करके तीव्र बनाया जा सकता है तथा इनका उपयोग कुशलतापूर्वक किसी भी परिस्थिति में किया जा सकता है। परंतु आज का मनोविज्ञान मानसिक शक्तियों के विभाजन को नहीं मानता, इसलिए इस सिद्धांत को मान्यता नहीं मिली। नंबर 2, समान तत्वों का सिद्धांत। इस सिद्धांत के प्रणेता थॉर्नडाइक कहते हैं, यदि दो विषयों में परस्पर समानता होती है तब एक विषय का अर्जित ज्ञान दूसरे विषय के अध्ययन में सहायक सिद्ध होता है। जैसे मनोविज्ञान का ज्ञान शिक्षा मनोविज्ञान में तथा दर्शन शास्त्र का ज्ञान शिक्षा दर्शन के अध्ययन में सहायता देता है। नंबर 3, सामान्यीकरण का सिद्धांत। इस सिद्धांत के प्रतिपादक CH लिखते हैं, जब एक छात्र विज्ञान के किसी विषय के सामान्य सिद्धांत को भली प्रकार समझ जाता है तब उसमें अपने प्रशिक्षण की दूसरी स्थितियों में स्थानांतरित करने की क्षमता उत्पन्न हो जाती है। इस सिद्धांत से यह स्पष्ट होता है कि यदि कोई व्यक्ति किसी ज्ञान, कार्य या अनुभव से कोई नियम या सिद्धांत निकाल लेता है तो वह उस नियम तथा सिद्धांत का प्रयोग अन्य परिस्थिति में भी कर सकता है। उदाहरणार्थ, यदि छात्र को शिक्षक के प्रति सत्य बोलने की शिक्षा दी जाती है तो वह इसका प्रयोग जीवन के अन्य क्षेत्रों में भी करता है। दूसरे शब्दों में वह छात्र अपने माता पिता, मित्रों तथा सहपाठियों के साथ सभ्यता बरतता है। नंबर 4, सामान्य विशिष्ट तत्वों का सिद्धांत। इस सिद्धांत के प्रणेता मनोवैज्ञानिक स्पीयरमैन कहते हैं कि मनुष्य में सामान्य और विशिष्ट 2 प्रकार की बुद्धि होती है। सामान्य बुद्धि का प्रयोग जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में होता है, इसलिए सामान्य तत्व का ही स्थानांतरण होता है। जबकि विशिष्ट बुद्धि का प्रयोग विशिष्ट परिस्थितियों में ही किया जाता है, इसलिए विशेष तत्व का स्थानांतरण नहीं होता। इतिहास, भूगोल, साहित्य आदि विषय सामान्य योग्यता से संबंधित हैं, जबकि कला, संगीत, नृत्य आदि विशिष्ट योग्यता से हैं। भाटिया के अनुसार विशिष्ट योग्यताओं का स्थानांतरण नहीं होता है, पर सामान्य योग्यता का कुछ होता है। अब बात करते हैं अधिगम स्थानांतरण में शिक्षक की क्या भूमिका है। शिक्षक छात्रों को कक्षा में पढ़ाता है, वही छात्रों में कल्पना, चिंतन, तर्क, निर्णय, शक्ति आदि गुणों को विकसित करता है। शिक्षक को पढ़ाते समय कुछ बातों पर ध्यान देना चाहिए ताकि अधिगम के स्थानांतरण का कौशल छात्रों में विकसित किया जा सके।
ध्यान देने योग्य कुछ बातें निम्नलिखित हैं। नंबर 1, स्थानांतरण एवं पाठ्यक्रम। पाठ्यक्रम का निर्माण शिक्षक ही करता है। पाठ्यक्रम में ऐसे विषयों का समावेश हो जो उपयोगी तथा जीवन की समस्याओं से संबंधित हो। थॉम्पसन का इस संबंध में कहना है, पाठ्यक्रम में अधिक से अधिक विषयों का रहना लाभप्रद है। विषय जितने अधिक होंगे, छात्र में उतनी ही अधिक जीवनोपयोगी योग्यता भी आएगी। नंबर 2, स्थानांतरण एवं शिक्षण विधि। शिक्षक को ऐसी शिक्षण विधि का प्रयोग करना चाहिए जिससे छात्र एक विषय में प्राप्त ज्ञान का उपयोग दूसरे विषय के सीखने में कर सके। शिक्षक छात्रों को विषय से संबंधित समान तत्वों को बताता रहे तथा सीखने के साहचर्य नियमों पर भी ध्यान देता रहे। अधिगम के स्थानांतरण की सफलता प्रभावशाली एवं रोचक शिक्षण पर निर्भर करती है। नंबर 3, सामान्यीकरण। शिक्षक को चाहिए कि वह पढ़ाते समय छात्र को स्वयं सामान्यीकरण के लिए अवसर प्रदान करे। सामान्यीकरण की योग्यता छात्र में विकसित होने पर वह उसका प्रयोग नवीन परिस्थिति में शीघ्र कर लेता है। हैंड्रिक्स ने इसे समझाते हुए लिखा है, जो बालक यह जानता है कि छा को 8 बार कहने से 48 हो जाता है, तो वह कमरे में 6 और 8 की कतारों में रखी हुई कुर्सियों को शीघ्र ही 48 बता सकता है। अतएव शिक्षक छात्रों को सामान्यीकरण के आधार पर ही पढ़ाएं। नंबर 4, सहसंबंधित सिद्धांतों का प्रयोग। शिक्षक पूर्व ज्ञान को नवीन ज्ञान से सहसंबंधित करके पढ़ाए ताकि विषयों के समान तथ्यों का उपयोग अन्य विषयों में किया जा सके। नंबर 5, अर्जित ज्ञान का प्रयोग। शिक्षक द्वारा बालकों को अपने ज्ञान का प्रयोग करने के लिए अधिक से अधिक परिस्थितियाँ प्रदान करनी चाहिए। नंबर 6, स्थानांतरण एवं व्यक्तिगत विभिन्नता। फ्रेंडसन का मानना है कि शिक्षक को बालक की व्यक्तिगत विभिन्नता का ध्यान रखना चाहिए, तभी शिक्षण का स्थानांतरण प्रभावी होगा। नंबर 7, स्थानांतरण की सफलता के लिए चिंतन। शक्ति का विकास तथा अध्ययन के प्रति रुचि जागृत करना चाहिए। उपर्युक्त तथ्यों से यह स्पष्ट होता है कि अधिगम के स्थानांतरण में शिक्षक की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। शिक्षक पढ़ाते समय छात्र को केंद्रीय स्थान प्रदान करे, उसकी व्यक्तिगत विभिन्नताओं का ध्यान रखे तथा छात्र को विषय का स्पष्ट ज्ञान दे। अंत में स्किनर के शब्दों में कहा जा सकता है, अधिगम स्थानांतरण की शिक्षा के लिए विचारपूर्ण तैयारी और पाठों के विकास की आवश्यकता है। क्वेश्चन नंबर 6, शिक्षा मनोविज्ञान की विभिन्न अध्ययन विधियाँ क्या हैं? प्रयोगात्मक विधि की विस्तृत विवेचना कीजिए। वर्तमान समय में मनोविज्ञान ने शिक्षण विधियों में अभूतपूर्व परिवर्तन ला दिया है। वर्तमान परिप्रेक्ष्य में मान्यता है कि शिक्षण विधि बालक की रुचि एवं योग्यता के अनुसार होनी चाहिए। शिक्षा में बालक की भूमिका महत्वपूर्ण होनी चाहिए। करके सीखना व अनुभव द्वारा सीखना आदि पर विशेष बल दिया जाना चाहिए। पुस्तकीय शिक्षा पर अधिक ध्यान न देकर बालक को वास्तविक वातावरण में रखकर शिक्षा दी जानी चाहिए। रटने की प्रक्रिया दोषपूर्ण है। वह अध्ययन विधि महत्वपूर्ण मानी जाती है जिसमें छात्र को स्वयं सोचने, विचारने एवं तर्क करने का अवसर मिलता है। शिक्षा में शैक्षिक उपकरणों को महत्वपूर्ण स्थान दिया जाना चाहिए। शिक्षण विधि में प्रेरणा को महत्वपूर्ण स्थान दिया जाना चाहिए। शिक्षा मनोविज्ञान में निम्नलिखित अध्ययन विधियाँ महत्वपूर्ण मानी जाती हैं। नंबर 1, अंतर्दर्शन विधि। नंबर 2, निरीक्षण विधि। नंबर 3, प्रयोगात्मक विधि। नंबर 4, तुलनात्मक विधि। नंबर 5, विकासात्मक विधि। नंबर 6, जीवन वृत्त अध्ययन विधि। नंबर 7, निदानात्मक विधि। नंबर 8, मनोविश्लेषणात्मक विधि एवं नंबर 9, सांख्यिकीय विधियाँ आदि। प्रयोगात्मक अध्ययन विधि। प्रयोगात्मक अथवा परीक्षण प्रणाली मनोविज्ञान की महत्वपूर्ण प्रणाली है। डॉक्टर एस माथुर के अनुसार प्रयोगात्मक निरीक्षण में प्रयोगकर्ता नियंत्रित दशाओं में निरीक्षण करता है। प्रयोगकर्ता कुछ दशाओं में नियंत्रण रखता है और केवल एक या थोड़ी सी दशाओं को चल राशि के रूप में रखता है। इन दशाओं की स्थिरता को ध्यान में रखते हुए उन दशाओं के प्रभाव का अध्ययन मनोवैज्ञानिक स्थितियों में किया जाता है जो कि परिवर्तनशील है। प्रयोग का फल हमें बताता है कि दशाओं में एक विशेष प्रकार का सामाजिक व्यवहार प्रदर्शित होता है। इस प्रकार से व्यवहार का अध्ययन नियंत्रित दशाओं में होता है। प्रयोगात्मक विधि को विकसित करने में एफ वार्टलेट, यलपोर्ट, टॉरेव, गार्डनर मर्फी, ट्रिपलेट आदि ने विशेष योग दिया। लेविन, लिपिट, व्हाइट ने सामूहिक तथा वैयक्तिक चिंतन पर अनेक प्रयोग किए। प्रयोग विधि के विषय में कहा गया है, नियंत्रित परिस्थितियों में किया गया निरीक्षण ही प्रयोग कहलाता है। गैरिट इसे पद्धति से पूछा गया प्रश्न मानते हैं। प्रयोगात्मक विधि में प्रयोगकर्ता के समझ एक समस्या होती है। उस समस्या के कारणों की खोज तथा समाधान करना उसका लक्ष्य होता है। प्रयोगात्मक पद्धति के पद। प्रयोगात्मक पद्धति नियंत्रित अवस्था में प्रयोग है, इसलिए इसमें कुछ पदों को प्रयोग में लाया जाता है। ये पद इस प्रकार हैं। नंबर 1, समस्या का प्रस्तुतिकरण। प्रयोग बिना किसी समस्या के हल नहीं किया जा सकता, इसलिए प्रयोगात्मक मनोविज्ञान की शाखा के अंतर्गत अनेक ऐसी समस्याओं का समाधान हो जाता है जिनका आधार व्यवहार है। उदाहरणार्थ, प्रयोगकर्ता धूम्रपान का प्रभाव सीखने की गति तथा मात्रा पर करना चाहिए। वह एक समूह धूम्रपान करने वालों का तथा एक धूम्रपान न करने वालों का लेता है। फलतः उनके इस प्रभाव का अध्ययन करना ही समस्या है। नंबर 2, परिकल्पना का निर्माण। प्रयोग का दूसरा पद परिकल्पना का निर्माण है। इसके अंतर्गत उन संभावित कारण तथा परिणामों को देखा परखा जाता है जो किसी वांछित परिणामों को प्रस्तुत करने में योग देते हैं। यथा धूम्रपान से शरीर तथा मस्तिष्क की क्षमता का विनाश होता है। नंबर 3, स्वतंत्र चर।
प्रयोग में स्वतंत्र तथा आश्रित चरों को पृथक किया जाता है। शारीरिक तथा मानसिक क्षमता धूम्रपान का आश्रित चर है, इसलिए प्रयोग में ये स्थिर रहेंगे। धूम्रपान स्वतंत्र चर है, इसलिए उसके प्रभाव का अध्ययन किया जाता है। नंबर 4, परिस्थिति नियंत्रण प्रयोग का चौथा महत्वपूर्ण पद है परिस्थितियों पर नियंत्रण करना। धूम्रपान करने वालों पर नियंत्रण करके उनकी कार्यक्षमता का अंकन किया जाता है। नंबर 5, विश्लेषण प्रयोग विधि के सभी पदों से प्राप्त आंकड़ों का विश्लेषण करके परिणामों का विश्लेषण किया जाता है। स्वतंत्र तथा आश्रित चरों के पारस्परिक प्रभाव तथा परिवर्तन का विश्लेषण किया जाता है। नंबर 6, परिकल्पना की जांच प्रयोग विधि का अंतिम पद है प्राप्त परिणामों के आधार पर परिकल्पना की जांच करना। प्रयोग विधि में स्वतंत्र तथा आश्रित चर, नियंत्रित तथा प्रयोगात्मक समूहों का विशेष महत्व है। प्रयोग में स्वतंत्र चर प्रायः एक ही होता है, आश्रित चर अनेक हो सकते हैं। इन चरों का प्रभाव नियंत्रित तथा प्रयोगात्मक परिस्थितियों में देखा एवं परखा जाता है। बाहरी बाधाओं पर यथासंभव नियंत्रण रखा जाता है। प्रयोग विधि की सीमाएं प्रयोगात्मक विधि यद्यपि वैज्ञानिक आधारों पर समस्या के अध्ययन पर किया जाता है, परंतु अनेक स्थितियां ऐसी आ जाती हैं जहां पर प्रयोग विधि अधिक सफल नहीं हो पाती। इसलिए प्रयोगात्मक विधि की कुछ सीमाएं इस प्रकार हैं। नंबर 1, प्रयोगात्मक विधि में प्रयोगशाला में कृत्रिम वातावरण का सृजन किया जाता है। चरों को नियंत्रित करने में भी कठिनाई उत्पन्न होती है। प्रायोज्य की मना स्थिति भी प्रयोग में अनेक कठिनाइयाँ उत्पन्न कर देती है। यदि विषयी की प्रयोग में रुचि नहीं है या किसी कारण से वह प्रयोग में सहायता नहीं देता तो प्रयोग निष्फल हो जाता है। नंबर 3, प्रायोज्य का सहयोग न मिलने से भी प्रयोग में कठिनाई आती है। जब रन करने पर प्रायोज्य गलत अनुक्रिया देता है जिसका परिणाम उचित नहीं होता है। नंबर 4, प्रयोग विधि का क्षेत्र भी सीमित है। कई बार केवल समस्या का अध्ययन करने के लिए बालक बुरे वातावरण में नहीं रखा जा सकता। मानसिक दशाओं के अध्ययन में तो यह कठिनाई विशेष रूप से आती है। प्रयोग विधि की अपनी विशेषता है और वह वैज्ञानिक आधार पर समस्याओं के अध्ययन में सहयोगी है। सारांश रूप में कहा जा सकता है कि कम वैज्ञानिक होते हुए भी प्रयोगात्मक विधि से अनेक महत्वपूर्ण परिणाम प्राप्त होते रहते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, व्यक्तित्व मापन से क्या आशय है? व्यक्तित्व मापन की विभिन्न विधियों की संक्षिप्त व्याख्या कीजिए। व्यक्तित्व को अनेक गुणों या लक्षणों का संगठन माना जाता है। इन गुणों के कारण कोई मनुष्य उत्साहपूर्ण तो कोई उत्साहहीन, कोई मिलनसार तो कोई एकांत प्रिय, कोई चिंतामुक्त तो कोई चिंताग्रस्त होता है। बोरिंग, लैंगफील्ड एवं बिल्ड के अनुसार व्यक्तित्व मापन की सहायता से इन गुणों का ज्ञान प्राप्त करके 4 लाभप्रद कार्य किए जा सकते हैं। नंबर 1, व्यक्तित्व के विकास से संबंधित समस्याओं का समाधान किया जा सकता है। नंबर 2, व्यक्ति को अपनी कठिनाइयों का निवारण करने के उपाय बताए जा सकते हैं। नंबर 3, व्यक्ति को व्यक्तिगत रूप में सामंजस्य करने में सहायता दी जा सकती है। नंबर 4, विभिन्न पदों के लिए उपयुक्त व्यक्तियों का चुनाव किया जा सकता है। उक्त लाभप्रद कार्यों को व्यवहारिक रूप प्रदान करने के लिए मनोवैज्ञानिकों ने व्यक्तित्व का मापन करने के लिए अनेक विधियों या परीक्षणों का निर्माण किया है। व्यक्तित्व मापन की विधियाँ सामान्यतः व्यक्तित्व का मापन दूसरे व्यक्ति के प्रभाव, विचार तथा निर्मित धारणा पर निर्भर है। फिर भी मनोवैज्ञानिकों ने अनेक ऐसी विधियों की रचना की है जो व्यक्तित्व के विभिन्न गुणों का मापन करती हैं। व्यक्तित्व मापन की प्रमुख विधियाँ निम्नलिखित हैं। नंबर 1, आत्मनिष्ठ। ये विधियाँ व्यक्ति के अनुभव तथा धारणा पर निर्भर हैं। जीवन इतिहास, प्रश्नावली, साक्षात्कार तथा आत्मकथा लेखन ऐसी विधियाँ हैं। नंबर 2, वस्तुनिष्ठ। बाह्य व्यवहार का अध्ययन करने में वस्तुनिष्ठ विधियों का प्रयोग किया जाता है। नियंत्रित निरीक्षण, मापन, समाजमिति तथा शारीरिक परीक्षण ऐसी ही विधियाँ हैं। नंबर 3, प्रक्षेपण। इन विधियों में उत्तेजक प्रस्तुत किए जाते हैं। व्यक्ति अपने अचेतन व्यवहार की अभिव्यक्ति करता है। प्रासंगिक अंतर्बोध, बाल संप्रत्यय, वाक्य पूर्ति, कहानी रचना आदि ऐसी ही विधियाँ हैं। प्रमुख मापन विधियाँ निम्नलिखित हैं। नंबर 1, प्रश्नावली विधि। नंबर 2, जीवन इतिहास विधि। नंबर 3, साक्षात्कार विधि। नंबर 4, क्रिया परीक्षण विधि। नंबर 5, परिस्थिति परीक्षण विधि। नंबर 6, मानदंड मूल्यांकन विधि। नंबर 7, व्यक्तित्व परिसूची विधि। नंबर 8, प्रक्षेपण विधि। नंबर 9, अन्य विधियाँ व परीक्षण। नंबर 1, प्रश्नावली विधि। इस विधि में कागज पर छपे कथनों या प्रश्नों की सूची होती है जिनके उत्तर हाँ या नहीं पर निशान लगाकर या लिख कर देने पड़ते हैं। इसलिए इस विधि को कागज पेंसिल परीक्षण भी कहते हैं। प्राप्त उत्तरों की सहायता से व्यक्तित्व का मापन किया जाता है। इस प्रकार यह विधि प्रश्नों के उत्तरों की सहायता से व्यक्तित्व मापन की विधि है। प्रश्नावली मुख्य रूप से निम्नलिखित 4 प्रकार की होती है। नंबर 1, बंद प्रश्नावली। इस प्रश्नावली में प्रत्येक प्रश्न के सामने हाँ और नहीं छपा रहता है। व्यक्ति को उसका उत्तर हाँ और नहीं में से एक काटकर या एक पर निशान लगाकर देना पड़ता है। नंबर 2, खुली प्रश्नावली। इस प्रश्नावली में प्रत्येक प्रश्न का उत्तर पूरा और लिख कर देना पड़ता है। नंबर 3, सचित्र प्रश्नावली। इस प्रश्नावली में चित्र दिए रहते हैं और व्यक्ति को प्रश्नों के उत्तर विभिन्न चित्रों पर निशान लगाकर देने पड़ते हैं। नंबर 4, मिश्रित प्रश्नावली। इस प्रश्नावली में उपयुक्त तीनों प्रकार की प्रश्नावलियों का मिश्रण होता है। बंद प्रश्नावली, खुली प्रश्नावली और सचित्र प्रश्नावली के। नंबर 2, जीवन इतिहास विधि। ये विधि का प्रयोग प्राचीन यूनानी दार्शनिकों के समय से चला आ रहा है। आधुनिक काल में इस विधि को प्रमापित करके अपराधी बालकों और व्यक्तियों को समझने के लिए प्रयोग किया जा रहा है। गार्डनर एवं मर्फी ने इसे मौखिक विधि की संज्ञा देते हुए लिखा है, जीवन इतिहास विधि में व्यक्ति का जैसा कि वह आज है क्रमबद्ध अध्ययन किया जाता है। इस विधि का प्रयोग करते समय अध्ययन किए जाने वाले व्यक्ति के जीवन के संबंध में निम्नांकित सूचनाएं प्राप्त करनी चाहिए।
नंबर 1 व्यक्ति के सामाजिक संबंध। नंबर 2 व्यक्ति की व्यक्तिगत विभिन्नताएं। नंबर 3 व्यक्ति का दूसरे लोगों के साथ सामंजस्य। नंबर 4 व्यक्ति की रुचियां, दृष्टिकोण और शारीरिक विशेषताएं। नंबर 5 व्यक्ति के माता पिता और निकट संबंधियों का अध्ययन। इस विधि का मुख्य दोष यह है कि व्यक्ति और उससे संबंधित लोग अनेक बातों को छिपा लेते हैं, पर कुशल अध्ययनकर्ता विभिन्न स्रोतों से सूचनाएं एकत्र करके इस कठिनाई पर विजय प्राप्त कर लेता है। नंबर 3 साक्षात्कार विधि। व्यक्तित्व मापन की इस मौखिक विधि का प्रयोग शारीरिक और मानसिक अवस्थाओं का अध्ययन करने के लिए किया जाता है। गैरेट के अनुसार इस विधि के 2 स्वरूप हैं, औपचारिक और अनौपचारिक। औपचारिक विधि में साक्षात करने वाला व्यक्ति से नाना प्रकार के प्रश्न पूछता है। इस विधि का प्रयोग उस समय किया जाता है जब बहुत से उम्मीदवारों में से एक या कुछ को किसी कार्य या पद के लिए चुना जाता है। अनौपचारिक विधि में साक्षात्कार करने वाला कम से कम प्रश्न पूछता है और व्यक्ति को अपने बारे में अधिक से अधिक बातें स्वयं बताने का अवसर देता है। इस विधि का प्रयोग व्यक्ति की समस्याओं, कठिनाइयों, परेशानियों आदि को जानकर उनका निवारण करने के उपाय बताने के लिए किया जाता है। इस विधि की सहायता और असफलता साक्षात्कार करने वाले पर निर्भर रहती है। सत्य यह है कि साक्षात्कार करना एक कला है। जो मनुष्य इस कला में जितना अधिक दक्ष होता है उतनी ही अधिक सफलता उसे प्राप्त होती है। यदि वह परीक्षार्थी के प्रति अपनी रुचि और सहानुभूति व्यक्त करके उसका विश्वास प्राप्त कर लेता है तो उसकी असफलता का कोई प्रश्न नहीं रह जाता है। नंबर 4 क्रिया परीक्षण विधि। इस विधि को व्यवहार परीक्षण विधि भी कहते हैं। इस विधि का निर्माण द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान अंग्रेज और अमेरिकी मनोवैज्ञानिकों ने सेना के अफसरों का चुनाव करने के लिए किया था। इस विधि द्वारा यह परीक्षण किया जाता है कि व्यक्ति जीवन की वास्तविक परिस्थिति में किस प्रकार का कार्य या व्यवहार करता है। वह आत्म प्रदर्शन करना, नेतृत्व करना, समूह के लिए कार्य करना या किस प्रकार का अन्य कार्य करना चाहता है। इस प्रकार यह विधि व्यक्तिगत विभिन्नताओं का अध्ययन करने के लिए अति उपयोगी है। मेयो हार्टफोर्ड ने इस विधि का प्रयोग बालकों की ईमानदारी की जांच करने के लिए किया। बालकों को इमला बोलने के बाद उनकी कापियां ले ली गईं और उनकी गलतियों को गुप्त रूप से नोट कर लिया गया। उसके बाद इमला को श्यामपट्ट पर लिख दिया गया। बालकों को कापियां लौटा दी गईं और उन्हें अपनी गलतियों को काटने का आदेश दिया गया। कुछ बालकों ने तो आदेश का ईमानदारी से पालन किया, पर कुछ ने अपनी गलतियों को चुपचाप ठीक कर लिया। नंबर 5 परिस्थिति निरीक्षण विधि। परिस्थिति परीक्षण विधि। यह विधि वास्तव में व्यवहार परीक्षण विधि का ही अंग है। इस विधि में व्यक्ति को किसी विशेष परिस्थिति में रखकर उसके व्यवहार या किसी विशेष गुण की जांच की जाती है। मेयो हार्टफोर्ड ने इसका प्रयोग बालकों की ईमानदारी की जांच करने के लिए किया। उन्होंने एक कमरे में एक संदूक रख दिया और कुछ बालकों को थोड़े थोड़े सिक्के दिए। उन्होंने बालकों को आदेश दिया कि वह सिक्कों को संदूक में डालाएं। परीक्षण के अंत में संदूक के सिक्कों को गिनने से ज्ञात हुआ कि कुछ बालकों ने अपने सिक्के को उसमें नहीं डाला था। मानदंड मूल्यांकन विधि। इस विधि में व्यक्ति के किसी विशेष गुण या कार्यकुशलता का मूल्यांकन उसके संपर्क में रहने वाले लोगों से करवाया जाता है। उस गुण को 5 या अधिक कोटियों में विभाजित कर दिया जाता है और मतदाताओं से उनके संबंध में अपने विचार व्यक्त करने का अनुरोध किया जाता है। जिस कोटि को सबसे अधिक मत प्राप्त होते हैं व्यक्ति को उसी प्रकार का समझा जाता है। नंबर 7 व्यक्तिगत प्रसूची विधि। इस विधि में व्यक्ति के जीवन से संबंधित विभिन्न प्रकार के प्रश्नों या कथनों की सूचियाँ तैयार की जाती हैं। व्यक्ति उनके उत्तर हाँ या नहीं में देकर परीक्षणकर्ता के समक्ष स्वयं अपना मूल्यांकन प्रस्तुत करता है। इसलिए इस विधि को स्वमूल्यांकन विधि भी कहते हैं। बालक की पारिवारिक स्थिति या सामंजस्य का ज्ञान प्राप्त करने के लिए उससे पूछे जाने वाले कुछ प्रश्नों के उदाहरण द्रष्टव्य हैं। नंबर 1 क्या आपका परिवार आपके साथ सदैव अच्छा व्यवहार करता है। नंबर 2 क्या आपको अपने परिवार के लोगों के साथ रहना अच्छा लगता है। नंबर 3 क्या आपके माता पिता आप पर कड़ा नियंत्रण रखते हैं। नंबर 8 प्रक्षेपण विधि। प्रोजेक्ट का अर्थ है प्रक्षेपण करना या फेंकना। सिनेमा हॉल के किसी भाग में बैठा हुआ व्यक्ति प्रोजेक्टर की सहायता से फिल्म के चित्रों को पर्दे पर प्रोजेक्ट करता है या फेंकता है। वहाँ बैठे कुछ दर्शकगण उन चित्रों को विभिन्न दृष्टिकोणों से देखते हैं। उदाहरणार्थ अभिनेत्री के नृत्य के समय कलाकार उसके शरीर की गतियों को, नवयुवक उसके सौंदर्य को, तरुण बालिका उसके श्रृंगार को और सामान्य मनुष्य उसकी विभिन्न मुद्राओं को विशेष रूप से देखता है। इसका अभिप्राय यह है कि सब लोग एक व्यक्ति या वस्तु को समान रूप से न देखकर अपने व्यक्तित्व के गुणों या मानसिक अवस्थाओं के अनुसार देखते हैं। मानव स्वभाव की इस विशिष्टता से लाभ उठाकर मनोवैज्ञानिकों ने व्यक्तित्व मापन के लिए प्रक्षेपण विधि का प्रयोग किया। प्रक्षेपण विधि में व्यक्ति को एक चित्र दिखाया जाता है और उसके आधार पर उससे किसी कहानी की रचना करने के लिए कहा जाता है। व्यक्ति उसकी रचना अपने स्वयं के विचारों, संवेगों, अनुभवों और आकांक्षाओं के अनुसार करता है। परीक्षक उसकी कहानी से उसकी मानसिक दशा और व्यक्तित्व के गुणों के संबंध में अपने निष्कर्ष निकालता है। इस प्रकार इस विधि का प्रयोग करके वह व्यक्ति के कुछ विशिष्ट गुणों का ही नहीं वरन उसके संपूर्ण व्यक्तित्व का ज्ञान प्राप्त करता है। यही कारण है कि व्यक्तित्व मापन की इस नवीनतम विधि का सबसे अधिक प्रचलन है और मनोविश्लेषक इसका प्रयोग विभिन्न परेशानियों में उलझे हुए लोगों की मानसिक चिकित्सा करने के लिए करते हैं। प्रक्षेपण विधि के आधार पर अनेक व्यक्तित्व परीक्षणों का निर्माण किया गया है, जिनमें निम्नलिखित 2 सबसे अधिक प्रचलित हैं। नंबर 1 फोर्रा का स्याही धब्बा परीक्षण। नंबर 2 प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण। 2 नंबर अन्य विधियाँ व परीक्षण। नंबर 1 निरीक्षण विधि। इस विधि में परीक्षणकर्ता विभिन्न परिस्थितियों में व्यक्ति के व्यवहार का अध्ययन करता है। नंबर 2 आत्मकथा विधि। इस विधि में परीक्षार्थी से उसके जीवन से संबंधित किसी विषय पर निबंध लिखने के लिए कहा जाता है। नंबर 3 स्वतंत्र संपर्क विधि। इस विधि में परीक्षणकर्ता परीक्षार्थी से अति घनिष्ठ संबंध स्थापित करके उसके विषय में विभिन्न प्रकार की सूचनाएं प्राप्त करता है। नंबर 4 मनोविश्लेषण विधि।
इस विधि में परीक्षार्थी के अचेतन मन की इच्छाओं का ज्ञान प्राप्त किया जाता है। नंबर 5, समाज मिति विधि। इस विधि का प्रयोग व्यक्ति के सामाजिक गुणों का मापन करने के लिए किया जाता है। नंबर 6, शारीरिक परीक्षण विधि। इस विधि में विभिन्न यंत्रों से व्यक्ति की विभिन्न क्रियाओं का मापन किया जाता है। ये यंत्र हृदय, मस्तिष्क, श्वास, मांसपेशियों आदि की क्रियाओं का मापन करते हैं। नंबर 7, बालकों का अंतर्बोध परीक्षण। यह परीक्षण TAT के समान होता है। अंतर केवल इतना है कि TAT वयस्कों के लिए है, यह बालकों के लिए है। नंबर 8, चित्र कहानी परीक्षण। इस परीक्षण में 20 चित्रों की सहायता से किशोर बालकों और बालिकाओं के व्यक्तित्व का अध्ययन किया जाता है। नंबर 9, मौखिक प्रक्षेपण विधि। मौखिक प्रक्षेपण परीक्षण। इस परीक्षण में कहानी कहना, कहानी पूरी करना और इस प्रकार की अन्य मौखिक क्रियाओं द्वारा परीक्षण किया जाता है। प्रश्न संख्या 8